हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। बट अब से कंटिन्यू रहेगा, आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। और एंशियन हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने एंशियन हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। उसमें एंशियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए गए हैं जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो आप जिसने एंशियन हिस्ट्री नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, तभी उनको मध्यकालीन भारत समझ में आएगा कि डेट टू डेट एंड ईयर टू ईयर किस तरीके से हमारी हिस्ट्री बदलती चली गई और किस तरीके से हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, किस वक्त हुआ, क्यों हुआ। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री समझने में इंटरेस्टिंग लगेगा, ना कि बोरिंग लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मध्यकालीन भारत। ये बहुत ही लेंदी टाइम पीरियड है जिसको पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपको आगे चलकर पता लगेंगी और आप उसको इंटरेस्ट के साथ सीख भी जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेडिवल हिस्ट्री में जो स्टार्ट होता है वो है वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश। यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारी मध्यकालीन भारत। और इसमें जो सबसे पहले जो शासक होते हैं वो है हर्षवर्धन, ठीक है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 606 AD से 647 AD तक है। अब हम ईसा मसीह के से बात कर रहे हैं, ठीक है। ईसा मसीह से पहले की नहीं, बिफोर क्राइस्ट से पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन थे ये बहुत अच्छे शासक थे और इनको उपाधि मिली हुई थी, शीला आदित्य की उपाधि मिली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव शासन थे एक तरीके की, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई थी। और यात्रियों का यात्री जिसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रिंस ऑफ ट्रैवलर, जो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त के समय में जैसे फायान भारत आया था उसी तरीके से हर्षवर्धन के समय में हेन सॉन्ग 629 AD में भारत आया था। इस तरीके से कोई ना कोई भारत में आ रहा था जिनको हम यात्रियों के रूप में जानते हैं। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके समय में कौन आया था भारत, फायान आया था। और हर्षवर्धन के समय में हैनसोंग आया था। हर्षवर्धन का एक रॉयल राजदरबारी था, और रॉयल मतलब क्या होता है, एक सच्चा राजदरबारी जिसपे हर्षवर्धन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। अपने राजदरबारियों में से जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था वो करता था अपने बाण भट्ट पे ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने उसको रॉयल राजदरबारी कहा है। इन्होंने हर्ष की जीवनी भी लिखी थी। किसने, बाण भट्ट जो थे उन्होंने हर्षवर्धन जी की जीवनी लिखी थी। और उनके जिसको हर्षचरित के नाम से जाना जाता है, उनकी जीवनी को किसके नाम से जाना जाता है, हर्षचरित्र के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक किताब और लिखी जिसका नाम था कादम्बरी, ठीक है। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी। जो फर्स्ट पुस्तक है जिसका नाम है नागनंदा, दूसरी है रत्नावली और तीसरी है प्रियदर्शिका। पुस्तकों के नाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जब 3 पुस्तक उन्होंने जो लिखी थी तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद प्रथम अरबी आक्रमण होता है, ठीक है, और वो होता है 1712 में होता है AD में। और कहाँ होता है, सिंध में होता है। कौन करता है आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करते हैं। और किसको हराते हैं, दाहिर को हराते हैं। तो सन 1712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध पर आक्रमण करते हैं, जो राजपूत शासक दाहिर हैं उसको सज़ा देने के लिए, क्योंकि जो दाहिर होता है वो डाकुओं को दंडित नहीं करता। अब ये पूरी स्टोरी आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो देवल पर आक्रमण किया था वो खलीफा उल हज्जाज के कहने पर
किया था। अब खलीफा उल हज्जाज जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम के लिए जो हज्जाज थे उनके लिए सऊदी अरब से बहुत सारे गिफ्ट्स आते थे। ठीक है, तो वो गिफ्ट्स समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था एक बार। तो दाहिर ने उन डाकुओं को दंडित नहीं किया था। इसी कारण जो हज्जाज हैं वो मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं कि जाओ और दाहिर को सजा देकर आओ। कासिम को भेजते हैं ताकि वो दाहिर को सजा दे और उसको अपनी गलती का एहसास दिलाए, और वो दाहिर को युद्ध में हरा देते। जो उनके बीच में लड़ाई होती है उसमें दाहिर हार जाता है और सिंध को इस्लाम रियासत बना देता है। कौन बना देता है? कासिम, क्योंकि कासिम ने दाहिर पर सिंध में आक्रमण किया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ कहाँ हो रही थी? युद्ध कहाँ हो रहा था? सिंध में हुआ था। तो जो कासिम है वो सिंध को इस्लामिक रियासत बना देता है पूरी तरीके से। ठीक है, किसने बोला था युद्ध करने के लिए? खलीफा उल हज्जाज ने युद्ध करने के लिए बोला था। अब कुछ नॉर्मल सी जानकारी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो एग्ज़ाम में कभी कभार पूछी जाती है, तो मैं बीच बीच में आपको वो ऐड कर देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। जो पुरी था वो एक ऐसा पहला शहर है जहाँ घरों में 24 घंटे पानी आता है। कौन सा शहर है? पुरी। ब्लैक पगोडा, ये कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको उड़ीसा के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। जो ये टेम्पल है वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। नरसिंह देव ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे और इन्होंने ही कौन सा मंदिर बनवाया था? सूर्य कोणार्क मंदिर। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर भी है और उसे वाइट पगोड़ा भी कहते हैं। ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, अब हमारा होता है प्रथम तुर्क आक्रमण। कौन सा होता है? प्रथम तुर्क आक्रमण होता है। अब वो कौन करवाता है? पहले क्या पढ़ा हमने? अरबी आक्रमण, और अरबी आक्रमण के बाद हमारा आक्रमण होता है तुर्की आक्रमण। और ये मोहम्मद गजनवी ने 998 से लेकर 1027 तक करवाया था। कौन करवाता है ये आक्रमण? महमूद गजनवी करवाते हैं। ये 17 बार भारत पर आक्रमण करते हैं, 17 बार। इनका जो आक्रमण करने का इरादा होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त करना होता है, ना कि राज्यों को प्राप्त करना और उस पर शासन करना। इनका सिर्फ लड़ाई करने का एक ही मकसद है कि ये धन को प्राप्त करना चाहते, ये सिर्फ धन को अर्जित करके मध्य एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार से बनाना चाहते थे। बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये 17 बार भारत पर आक्रमण कर चुके थे। और इनको सुल्तान की उपाधि भी मिली थी, और ये सुल्तान की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति थे। और जो सबसे फेमस जो आक्रमण है वो है 16th आक्रमण, जो 1025 में किया गया था। इस आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया था, इसलिए ये अपने आप को बुत शिकन, मूर्ति तोड़ने वाले की उपाधि भी देते हैं। मतलब अपने आप को खुद को बोलते हैं बुत शिकन, क्योंकि इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के साथ एक व्यक्ति और आया था, उनका नाम है अल बरूनी, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है उल हिंद। ये भारतीय इतिहास पर डिपेंड पुस्तक है। और ये अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। अब हमारा जो सेकंड होता है वो है तुर्की आक्रमण। जो तुर्की आक्रमण है वो कौन करवाता है? मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी हैं वो 1178 एडी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं, फिर से आक्रमण करते हैं ये। ठीक है, परंतु
ये आक्रमण तो करते हैं, लेकिन जो भीमनाथ सोलंकी थे वो उनके द्वारा वो हार जाते हैं। ठीक है, और फिर से, और ये हारने के बाद फिर ये सोचते हैं और दिल्ली भागते रहते हैं, दिल्ली में भागते हैं और ये जयचंद से जाकर मिलते हैं। जयचंद इनको बोलते हैं तुम सोमनाथ मंदिर की युद्ध में तो हार गए, तुम्हें जाकर दिल्ली पे आक्रमण करना चाहिए, वहाँ पर तुम जीत को प्राप्त कर सकते हो। और उस टाइम दिल्ली के जो राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। जयचंद उनको ये एडवाइस देता है मोहम्मद गोरी को कि तुम जाकर दिल्ली पे आक्रमण करो, और जयचंद उनको इसलिए बोलता है क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन होता है, और वो दुश्मन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी से भागकर शादी कर लेता है। इसकी वजह से वो मोहम्मद गोरी को ये एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जाकर दिल्ली पर आक्रमण करना चाहिए। तो वो 1191 ईस्वी में पहली बार तराइन का युद्ध कहा जाता है इसको, पहली बार इन्होंने आक्रमण किया जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। अब एक बार इंसान हारने के बाद जरूर दोबारा से कोशिश करता है कि मैं दोबारा से हारने के बाद दोबारा और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। तो पृथ्वीराज जो चौहान थे वो आराम से बैठ जाते हैं कि अब तो मैंने उसको हरा दिया, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोबारा से युद्ध की तैयारी करता है, दोबारा से अपनी सेना को तैयार करता है, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में गौरी जो होता है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और पृथ्वीराज चौहान को ये बोलता है कि तुम्हें मेरे आगे सिर झुकाना पड़ेगा, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान होता है वो उनके आगे सिर नहीं झुकाता। इसी कारण वो पृथ्वीराज चौहान को हराकर काबुल ले जाते हैं। मोहम्मद गोरी को भारत में इस्लामिक शासन का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से भारत में इस्लामिक शासन को लाया था, और 1206 ईसा पूर्व में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। इसी तरह करते करते, युद्ध करते करते मोहम्मद गोरी की भी 1206 में हत्या कर दी गई। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, सिर्फ मैंने उसी को डिस्क्राइब किया है ताकि हम एक्स्ट्रा जानते जानते हम अपने एग्ज़ाम से थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप उतना ही पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर किसी को भी इंग्लिश में नोट्स चाहिए या हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।